पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स, जिसमें आज हमारे पास है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट जब स्ट्राइक करती है किसी ऑब्जेक्ट के साथ तो तीन प्रोसेस होती है, मैंने इससे पहले भी आपको बताई थी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मींस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, सेकंड एब्जॉर्प्शन एंड थर्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज यही देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, इसको आज समझेंगे क्यों रिफ्रैक्शन होता है, और फिर देखेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से कुछ इंटरेस्टिंग फिनोमिनन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यह देखा गया कि जब भी लाइट ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जैसे एयर टू ग्लास, ग्लास टू वाटर, दो मीडियम ले लो कोई भी, तो जब लाइट ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो वो अपना पाथ चेंज कर देती है। ये हमारे पास कोई मीडियम है और यहां ऊपर ये सपोज मीडियम 2 और ये सपोज मीडियम 1। अभी ये ले लो भाई, ये एयर है, ग्लास है, वाटर है, कोई भी दो मीडियम ले लो। तो जब लाइट ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ऐसे आ रही है लाइट यहां से इधर, तो ये अपना पाथ चेंज कर देती है। ये या तो इसको जाना तो यहां चाहिए था, लेकिन या तो ये इधर चली जाती है या इधर आ जाती है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम यहां पे जो दो सरफेस को सेपरेट कर रहा है, ये इसको कहते हैं इंटरफेस। ये इंटरफेस है, इस इंटरफेस के परपेंडिकुलर एक डाल देते हैं, ऐसे नॉर्मल बना देते हैं, परपेंडिकुलर बना देते हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं भाई लाइट यहां आ रही थी, जाना इसको यहां चाहिए था, लेकिन जैसे ये दूसरे मीडियम में इंटर की, ये अपना पाथ चेंज कर गई, बेंड हो गई, तो या तो ये इधर जा सकती है या तो इधर जा सकती है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। हम ये कहते हैं कि या ये बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कब टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है, कब अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है, ये आगे आएगा। लेकिन अभी समझिए, ये बेंडिंग जो हुई है लाइट की, इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, लिखते हैं, इट इज द फिनोमिनन ऑफ, it is the phenomenon of bending of light, या हम कह सकते हैं phenomenon of change in path of light। रास्ता बदल गया ना लाइट का। phenomenon of bending of light when it travels from one medium to another। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना पाथ बदल देती है या बेंड हो जाती है, इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इतना समझ गए, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था तीनों प्रोसेस होती हैं, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, रिफ्रैक्शन। यहां पे ये लाइट जो आ रही है, ये जब स्ट्राइक करेगी मीडियम 2 के साथ तो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट भी होती है यहां से, और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ठीक है। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एक बार फिर से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, लाइट का बेंड हो जाना जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। कुछ लाइट रिफ्लेक्ट भी हो जाती है, ऐसे जैसे लाइट जा रही है ग्लास स्लैब से तो रिफ्रैक्ट तो होगी, लेकिन कुछ लाइट रिफ्लेक्ट भी होती है। इसी वजह से ग्लास स्लैब तो हमको दिख रहा है, प्रिज्म से भी यही होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है, इसी वजह से प्रिज्म में दिख रहा है। कभी कभी हम कहते हैं, जैसे मैंने इससे पहले भी बताया था, कि ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन हो रहा है। कुछ बच्चों से पूछो ग्लास स्लैब में क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन के रिफ्लेक्शन, तो वो कहते हैं रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन भी हो रहा है ग्लास स्लैब में, तभी तो वो हमको दिख रहा है। तीनों प्रोसेस होती है, किसी में कम, किसी में रिफ्लेक्शन कम हो गया, रिफ्रैक्शन ज्यादा हो गया, किसी में रिफ्लेक्शन ज्यादा हो गया, रिफ्रैक्शन कम हो गया, एब्जॉर्प्शन। तो ये जो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन है, ये वेरी कर सकते हैं, ये बदल सकते हैं। किसी में रिफ्लेक्शन ज्यादा, रिफ्रैक्शन कम, किसी में रिफ्रैक्शन ज्यादा, रिफ्लेक्शन कम, किसी में एब्जॉर्प्शन ज्यादा। तो समझिए ओवरऑल ये है भाई, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, लाइट के पाथ में चेंज आ जाना, लाइट का बेंड हो जाना जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। कुछ लाइट रिफ्लेक्ट भी होती है, इसी वजह से हमें वो पर्टिकुलर जो स्लैब है या प्रिज्म है दिख रहा है, ठीक, समझ गए इतना। अच्छा, जब लाइट नॉर्मल आएगी, इस इंटरफेस के नॉर्मल, यहां से नीचे, यहां से लाइट ऐसे नीचे आ रही है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर आ रही है, इस इंटरफेस के परपेंडिकुलर आ रही है, तो ये यहां से सीधा चली जाएगी, इसके पाथ में चेंज नहीं होगा, ऐसे सीधा, समझ गए, सीधा निकल जाएगी, ठीक। तो ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ये तो हम पढ़ रहे हैं, ये मैं अब आपको दिखाता हूं, तो मुझे थोड़ा लाइट ऑफ करनी पड़ेगी। ये मैं लाइट ऑफ करता हूं, लाइट ऑफ, और देखिए बेंडिंग कैसे होती है, थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे थोड़ा लाइट ऑन करके देखते हैं। ये मेरे पास स्लैब है, और ये मेरे पास लेजर है, ठीक।
ये लेजर हो गया और ये स्लैब हो गया। तो मैं इसके हेल्प से आपको दिखाता हूँ लाइट कैसे बेंड हो रही है। तो फिर से मैं लाइट ऑफ कर रहा हूँ। तो ये है मेरे पास लेजर लाइट, इसको ऑन करते हैं। इसमें है हमारे पास 2 कलर्स, ये ग्रीन वाला मेरे को चाहिए। ये देखिए आपको लाइट यहाँ पे दिख रही होगी। अब मैं इसके पाथ में ग्लास स्लैब मतलब दूसरा मीडियम रखता हूं, देखिए और कैसे लाइट बेंड होती है यहाँ पे। ये देखो आपको दिख रही होगी लाइट बेंड होते हुए, दिख रही है लाइट थोड़ा घूम रही है उसके अंदर जाने पे। ये तो यही है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये देखिए लाइट जैसे ही दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है बेंड हो जा रही है, अपना पाथ चेंज कर दे रही है। सीधे जा रही थी और देखिए थोड़ा बेंड हो गई है। अब बेंडिंग नहीं होगी अगर लाइट नॉर्मली जा रही है। ये देखिए ये नॉर्मली जा रही है परपेंडिकुलर, तो कोई बेंडिंग नहीं है, सीधा निकल रही है। लेकिन जैसे ही कुछ एंगल बना के जाएगी नॉर्मल के साथ, तो ये देखिए बेंड हो रही है, दिख रही है आपको। कुछ लाइट आपको इससे रिफ्लेक्ट होती हुई भी दिख रही होगी और यही रिफ्लेक्शन हमें हेल्प कर रहा है इस स्लैब को देखने में। ये देखिए बेंडिंग, मैं थोड़ा इसका ओरिएंटेशन चेंज करता हूँ, यहाँ से आपको बेंडिंग दिखाता हूँ। ये देखिए दिख रही है आपको बेंडिंग। ये देखिए लाइट बेंड हो रही है, अपना पाथ चेंज कर रही है जैसे ही वो स्लैब के अंदर जा रही है, अपने पाथ को बदल रही है। यही है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट में वापस लेके आता हूं। तो रिफ्रैक्शन आप समझ गए होंगे, लाइट का बेंड हो जाना। अब आज ये समझेंगे भाई ये रिफ्रैक्शन होता क्यों है और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के क्या इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है, ये सब आज देखेंगे। तो चलिए चलते हैं यहां पे, क्यों रिफ्रैक्शन होता है ये समझेंगे आप। क्यों लाइट अपना पाथ चेंज कर देती है, क्यों बेंड हो जाती है, इसको समझेंगे। ठीक है, समझते हैं। तो इसके लिए पूरी कहानी चलेगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी से। क्या वेलोसिटी भी चेंज होती है दूसरे मीडियम में जाने में? सो आंसर इज यस। देखो हम जा रहे हैं भाई, बेंडिंग हो क्यों रही है, हम यहां तक पहुंच रहे हैं कि लाइट बेंड क्यों हो रही है, अपना पाथ चेंज क्यों कर रही है। तो पहले हम ये समझेंगे कि लाइट अपनी वेलोसिटी को बदलती है, कि लाइट की वेलोसिटी बदल जाती है दूसरे मीडियम में जाने में। सो आंसर इज यस, वेलोसिटी बदलती है जब वो दूसरे मीडियम में जाती है। क्यों वेलोसिटी बदलती है? वेलोसिटी इसलिए बदलती है, ध्यान से सुनना, वेलोसिटी इसलिए बदलती है क्योंकि वो पर्टिकुलर मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कितना परमिशन दे रहा है आगे बढ़ने का। मतलब उस पर्टिकुलर मीडियम का परमिएबिलिटी म्यू और परमिटिविटी एप्सिलॉन क्या है, समझ रहे हैं। तो लाइट की स्पीड दूसरे मीडियम में जाने में बदल जाती है, चेंज हो जाती है। लाइट की स्पीड कितने फैक्टर से बदलेगी, कितनी कम होगी, कितनी ज्यादा होगी? हमें पता है लाइट की स्पीड मैक्सिमम कहां पे है, वैक्यूम में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड वैक्यूम में मैक्सिमम है। दूसरे मीडियम में जाने में वो कम हो जाएगी। कितनी कम होगी, कितनी कम होगी, ये किस फैक्टर से पता चलेगा? लाइट की स्पीड दूसरे मीडियम में जाने में मैक्सिमम कहां पे होती है, वैक्यूम में, दूसरे मीडियम पे जाने पे कितनी कम होगी, ये किस फैक्टर से पता चलेगा? क्या हम इसके लिए क्वांटिटी लेके आए? तो हम इसके लिए लेके आए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके अंदर अब चलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये थोड़ा दिख नहीं रहा, चलिए इसके अंदर आएगा अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये आपको बताएगा कि कोई मीडियम लाइट की स्पीड को कितना कम कर रहा है। लाइट की स्पीड मैक्सिमम तो वैक्यूम में होती है, लेकिन दूसरे मीडियम पे जाने पे वो कम हो जाती है। कितना कम हो जाती है ये पता चलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। कैसे, क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? देखो ध्यान से समझना, कहां से लेके आए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट। सपोज लाइट चल रही है मीडियम 1 में, तो उसकी स्पीड वहां कांस्टेंट रहेगी, जो भी होगी वो है v1। ठीक, लाइट अब मीडियम 2 में इंटर करती है, तो वहां भी उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, भले ही बदल जाएगी लेकिन स्पीड तो वहां कांस्टेंट रहेगी। सपोज मीडियम 1 एयर है, तो एयर में वही स्पीड होती है लाइट की जो लगभग वैक्यूम में होती है। एयर में भी लेके चलो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब लाइट एयर से ग्लास में एंटर करती है, तो ग्लास में स्पीड कुछ और हो जाएगी, लेकिन रहेगी ग्लास में कांस्टेंट। जब तक ग्लास में चल रही है कांस्टेंट रहेगी। सपोज ग्लास के अंदर हो गई भाई आपकी 2.7 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो ग्लास के अंदर जब तक चल रही है वही रहेगी ना। ठीक है, तो वेलोसिटी मीडियम 1 में सपोज v1 है लाइट की, जो कि कांस्टेंट रहेगी जब तक वो 1 मीडियम में है। ठीक है, मीडियम 1 में है। अब लाइट मीडियम 2 में इंटर करती है और वहां वेलोसिटी हो जाती है v2, तो ये भी कांस्टेंट रहेगी। v2 उस मीडियम में वही रहेगी। v1 v2 अलग अलग होंगे,
लेकिन V2 उस मीडियम में वही रहेगी ना, कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट तो कांस्टेंट आएगा, और इस कांस्टेंट को हमने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N21 इसको लिखते हैं, कहीं कहीं इसको म्यू से शो करते हैं, लेकिन मैं वही बता रहा हूं जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसको लिखते हैं N21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। N21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा किसी के रिलेटिव में होता है, रिस्पेक्ट में देखते हैं हम, तो ये किसके इक्वल है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। ठीक है, इसको कहीं कहीं म्यू से दिखाते हैं, है ना, ऐसा। लेकिन मैं वो बता रहा हूं जो एनसीईआरटी में है, तो एन से ही इसको दिखाएंगे। ठीक, लाइट इंटर कर रही है फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में, तो इसको लिखना है N21। जिस मीडियम में जा रही है उसको पहले N21, फर्स्ट से, ऐसा समझ लो N21 लिखा हुआ है तो फर्स्ट से सेकंड में जा रही है, उल्टा पढ़ना है, फर्स्ट से सेकंड में लाइट जा रही है। तो N21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा किसी के रिलेटिव में होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। ठीक है, अच्छा अब देखो, सपोज फर्स्ट मीडियम फ्री स्पेस है, वैक्यूम है या एयर है, तो वहां पे लाइट की स्पीड हो जाएगी c, और दूसरा मीडियम में लाइट की स्पीड v है। फर्स्ट मीडियम हमने क्या ले लिया? एयर ले लिया या वैक्यूम ले लिया, फ्री स्पेस ले लिया, तो वहां पे लाइट की स्पीड c अपॉन ये लाइट की स्पीड है उस मीडियम में, इट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। आप ध्यान से समझना, ये दोनों कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही बात है। जैसा मैंने बताया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा किसी के रिलेटिव में होगा। ठीक, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में। जब फर्स्ट मीडियम एयर हो या वैक्यूम हो या फ्री स्पेस हो, जब फर्स्ट मीडियम एयर वैक्यूम या फ्री स्पेस हो, सीधा बोल रहा हूं, फ्री स्पेस, एयर का भी लगभग वही होता है वेलोसिटी। ठीक है, तो जब फर्स्ट मीडियम फ्री स्पेस हो, वैक्यूम हो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जब फर्स्ट मीडियम क्या है? एयर या फ्री स्पेस। ठीक है, इतनी बात समझ गए? चलो, ये बातें क्लियर हुई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा किसी के रिलेटिव में होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इट इज V1 अपॉन V2। जब फर्स्ट मीडियम एयर हो या फ्री स्पेस हो, तो हम कहेंगे इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताइए, फ्री स्पेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? फ्री स्पेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फ्री स्पेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्री स्पेस का। फ्री स्पेस में वेलोसिटी वही होगी जो लाइट की स्पीड फ्री स्पेस में, ये c अपॉन c 1 हो जाएगा, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्री स्पेस का 1 हो गया। एयर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा होता है, क्योंकि लाइट की वेलोसिटी एयर में लाइट की वेलोसिटी फ्री स्पेस से थोड़ा कम होती है। एयर में लाइट की वेलोसिटी फ्री स्पेस से थोड़ा कम होती है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक, लेकिन लगभग हम एयर का भी 1 ही लेते हैं, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ज्यादा परेशान नहीं होना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। ठीक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहेंगे? जब फर्स्ट मीडियम हमने फ्री स्पेस ले लिया। ठीक है, अच्छा अभी आपको दिया हो भाई ग्लास है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। तो इसमें दूसरा मीडियम आपको नहीं बताया भाई किसके रिस्पेक्ट में, तो समझ जाना, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहा है, मतलब फर्स्ट मीडियम क्या ले रहा है? एयर। ठीक है, फर्स्ट मीडियम क्या ले रहा है? एयर, या बोलो फ्री स्पेस। एक बार फिर से आपके पास दिया गया भाई प्योर वाटर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, प्योर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, तो ये किसके रिस्पेक्ट में बता रहा है? फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। समझ गए? हाँ, अगर आपको दिया हो भाई ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में इतना है, तो वो तो फिर बता दिया इसके रिस्पेक्ट में, लेकिन नहीं बताया हो तो वो किसके रिलेटिव में बात कर रहा है? फ्री स्पेस के रिलेटिव में। समझ गए चीजों को? बातें क्लियर हुई? ठीक है, वापस आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि ये रेशियो है वेलोसिटीज का, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट एंड डायमेंशंस। ठीक है, इतनी बात तो हम समझ गए। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम। मीडियम कैसा है? नेचर ऑफ मीडियम एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। कैसे सर?
अभी बताता हूं, अभी समझाते हैं इसको एक बार फिर से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो फैक्टर है जो बताएगा कि कोई मीडियम लाइट की स्पीड को कितना कम कर रहा है, क्योंकि मैक्सिमम होती है फ्री स्पेस में। तो कोई मीडियम लाइट की स्पीड को कितना कम कर रहा है, वो फैक्टर लेके आए हम, और उस फैक्टर को क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब समझिए, समझना, जैसे मैंने कहा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। ग्लास का कितना है, 1.5। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। ध्यान से समझना, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो ग्लास में लाइट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, लाइट की स्पीड हो जाएगी c अपॉन 1.5। c क्या है, 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.5। तो अगर मैं कह रहा हूं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो मैंने फर्स्ट मीडियम क्या लिया है, फ्री स्पेस। तो इसका मतलब यह हुआ कि लाइट की स्पीड ग्लास में 1/1.5 टाइम्स हो जाएगी जो लाइट की स्पीड है वैक्यूम में। ये 1.5 टाइम्स उसको कम कर देगा। समझ में आ गया, इतना कम हो जाएगी। क्लियर हुई बात? ठीक है, मैं कहता हूं भाई प्योर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, तो मैं किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में। मतलब फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में मतलब जब लाइट वाटर में एंटर करेगी तो उसकी स्पीड 1/1.33 टाइम्स हो जाएगी जो उसकी स्पीड वैक्यूम में थी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, ये तो सी तो स्पीड, लाइट की स्पीड वैक्यूम में है ना, ठीक है, तो 3 इंटू 10⁸ रहेगी। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वहां लाइट की स्पीड उतनी ही कम हो जाएगी। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वहां लाइट की स्पीड उतनी ही कम हो जाएगी। एक बार फिर से, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वहां लाइट की स्पीड उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है, समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। ये बातें क्लियर हुई ना? एक बार फिर से इसका फाइनल टेस्ट देख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। फर्स्ट मीडियम हमने फ्री स्पेस ले लिया तो c अपॉन v, ये हो जाएगा। इसे कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब दिया हो भाई इस मीडियम का इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो वो किसके रिस्पेक्ट में मतलब बात कर रहा है, जैसे ग्लास का 1.5 तो किसके रिस्पेक्ट में बता रहा है, फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में। लेकिन जब लिखा हो ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में इतना है फिर तो ठीक। अच्छा, किस पे डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नेचर पे, मीडियम के नेचर पे और लाइट की वेवलेंथ पे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताएगा कि ये मीडियम लाइट की स्पीड को कितना कम कर सकता है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो लाइट की स्पीड को उतना ही कम कर देगा। यहां तक क्लियर है, यहां तक समझ में आया? अब आगे चला जाए इसमें कैसे ये वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करता है उसको देखने। देखो जब रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन में, ये मैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर अभी लिखाता हूं, लेकिन रिफ्रैक्शन में ध्यान से सुनो, रिफ्रैक्शन में लाइट की फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, वेवलेंथ और वेलोसिटी बदलती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। क्या सेम रहता है? जब रिफ्रैक्शन होता है लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। क्या बदलता है? वेवलेंथ और वेलोसिटी। मैं इसको लिखाता हूं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर, लेकिन मैं यहां पे एक रिलेशन बना देता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लाइट की वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। देखो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट मीडियम में लाइट की वेलोसिटी, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। वेवलेंथ फर्स्ट मीडियम में सपोज λ1 है, फ्रीक्वेंसी जो फर्स्ट मीडियम में रहेगी सेकंड में भी वही रहेगी, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, अपॉन v2 वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ठीक, सपोज लाइट, ये देखो लाइट ऐसे एंटर कर रही है ना, फर्स्ट मीडियम से आ रही है सेकंड मीडियम में। ठीक है, फर्स्ट मीडियम में स्पीड है v1, तो v इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी यहां न्यू है तो यहां भी यही रहेगी, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, जो लाइट की फ्रीक्वेंसी यहां है वो यहां भी रहेगी। यहां वेवलेंथ है सपोज λ1 और यहां वेवलेंथ है सपोज λ2, तो न्यू λ1 अपॉन न्यू λ2 इट इज इक्वल टू n/1। ठीक है, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी किया तो λ2, वेवलेंथ इन सेकंड मीडियम, ये गया ना, फ्रीक्वेंसी गया, तो वेवलेंथ इन सेकंड मीडियम, इसको मैं यहां ले गया λ1 अपॉन n/1, यही तो आएगा। उसकी लाइट की फर्स्ट मीडियम में वेवलेंथ है λ1,
जब वो एंटर करेगी मीडियम 2 में तो उसकी वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, λ1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये वेवलेंथ के साथ बदल जाएगा, या ये कहें जो वेवलेंथ है वो किसके इक्वल हो गई, मीडियम 2 की वेवलेंथ λ1 अपॉन n21। ठीक है, इतनी बातें भी क्लियर हुई। ठीक, एक बार फिर से, रिफ्रैक्शन के टाइम पे जब रिफ्रैक्शन होता है तो फ्रीक्वेंसी सेम रहती है लेकिन वेवलेंथ बदल जाती है इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ में आया। चलो, अभी रिफ्रैक्शन को और आगे स्टडी किया गया और इसके कुछ लॉज बनाए गए। तो अब आता है आपके पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको हटा दे, चलो यहीं पे कर लेते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो भाई, ये हमारे पास मीडियम 2, जब मीडियम की बात करता हूं मैं तो इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। तो इसको समझ लो ग्लास, या इसको समझ लो, अभी ग्लास स्लैब ही दिमाग में आता है ना क्योंकि सभी वही बनाते हैं, इसे समझाना इजी होता है। तो ग्लास ही जरूरी नहीं, अभी वाटर समझ लो, और मीडियम 1 एयर समझ लो, कुछ भी समझ लो। ये मीडियम 1, ये मीडियम 2, यहां से लाइट आई ऐसे। अब अच्छे से समझना रिफ्रैक्शन को। दिस इज इंसिडेंट रे। ये क्या है, इंसिडेंट रे। ठीक, यहां पे नॉर्मल बना लो, ये इंटरफेस है, ध्यान देना। जो सरफेस अलग कर रही है मीडियम 1 और मीडियम 2 को, वो इंटरफेस हो गया, ये इंटरफेस है, इंटरफेस, इसको इंटरफेस कहेंगे। ठीक है, इंसिडेंट रे ये नॉर्मल हो गई और ये लाइट ऐसे यहां चली गई। ये क्या है, ये है हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक, समझ गए, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंड दिस इज नॉर्मल, परपेंडिकुलर, इंटरफेस के परपेंडिकुलर। इतनी बातें समझ गए। ठीक, तो हमें क्या लॉज मिले, फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब ये 10th की बात है लेकिन फिर भी याद होना चाहिए, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सारे सेम प्लेन में होते हैं। सेम प्लेन का मीनिंग क्या है, मतलब सब इसी प्लेन में होंगे या इसी प्लेन में होंगे। ऐसा नहीं भाई इंसिडेंट रे इधर है, रिफ्रैक्टेड रे इधर वाले प्लेन में, नॉर्मल इधर हो गई, नहीं, प्लेन अलग अलग नहीं होंगे, सबका प्लेन एक ही होगा। सेकंड लॉ हमें मिला, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इसे कहते हैं। क्या है वो, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे बना रही है और नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल बना रही है, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, इसको थोड़ा बड़ा करके बताना पड़ेगा। इधर का नोट हो गया, करते रहो, नोट करते रहना है, लिखते रहना है। देखो फिर से एंगल का मैं बता देता हूं, दिस इज इंटरफेस, इंटरफेस से ड्रॉ कर रहा हूं बस। या हमारे पास इंसिडेंट रे, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये इसको जाना यहां चाहिए था, यहां चले गए, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यह है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूं। तो इसने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमें क्या मिला, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इट इज कांस्टेंट फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, ऐसे लिख लेते हैं ना। तो मीडिया मतलब मीडियम का प्लूरल। तो इन मीडियम के लिए साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये इक्वल होता है किसी कांस्टेंट के, और उसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। ठीक, कहने का मतलब क्या है भाई, आई को वो चेंज करते गए, ऑब्जर्वेशन करते गए, आई को चेंज करते गए, तो ये मिला कि आर भी चेंज हो रहा है, और आर कुछ इस तरीके से चेंज हो रहा है कि साइन आई अपॉन साइन आर वो कांस्टेंट रह रहा है। किन्हीं दो मीडियम के लिए, मीडियम 1 मीडियम 2, किन्हीं दो मीडियम के लिए आई को चेंज करते गए, आर कुछ इस तरीके से चेंज हुआ कि साइन आई अपॉन साइन आर ये कांस्टेंट आ रहा है हर समय, और ये कांस्टेंट किसके इक्वल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये इसके इक्वल आ रहा है। समझ गए, ठीक है। ये दो लॉज हैं रिफ्रैक्शन से रिलेटेड। अच्छा, थोड़ा और इसमें अब अंदर चले हम ये पहुंचेंगे कि लाइट बेंड क्यों हो गई। ठीक, उसके लिए हमने पूरी कहानी बनाई, वेलोसिटी से यहां तक पहुंच गए। थोड़ा और इसमें देख लेते हैं। देखो मैंने आपको बताया
अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम देखें, फर्स्ट मीडियम इट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम v1। वैसे ही n2 किसके इक्वल आएगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट की बात कर रहा हूं, एब्सोल्यूट n2 इट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। देखो एक बार फिर से जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो किसी के रिलेटिव में ही देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम v1 अपॉन v2, यह होता ना। लेकिन जब यहां पे फर्स्ट मीडियम फ्री स्पेस ले लो तो वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल हो गया, फर्स्ट मीडियम का किसके इक्वल हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। सेकंड मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, यहां से n2 अपॉन n1 कर दो, डिवाइड कर दो, n2 अपॉन n1 किसके इक्वल आया, ये आ गया आपका, ये n2 ऊपर रख लो, ये हो गया v1 अपॉन v2, ये और ये इधर चले जाएगा, ये n2 अपॉन n1 कर दिया ना, v1 अपॉन v2। अब v1 अपॉन v2 क्या है, n21। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं यहां से कि n21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। सेकंड का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ये एब्सोल्यूट है। यहां पे हमने क्या रिलेटिव में क्या रखा हुआ है, जब एब्सोल्यूट की बात कर रहे हैं हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। यहां पे 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हैं फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, यहां पे सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, फ्री स्पेस के। यहां पे फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, फ्री स्पेस में, जिसे कहते हैं एब्सोल्यूट। ठीक, समझ गए। तो यहां पे हम n2 अपॉन n1 भी इसको लिख सकते हैं। ठीक, क्या लिख सकते हैं, n2 अपॉन n1, इसको नोट कर लो। फिर देखो मैं क्या करता हूं इसमें, इसको लिख लिया, इसको यहां लाते हैं, तो यहां पे साइन i अपॉन साइन r को हम लिख सकते हैं n2 अपॉन n1। तो इसको यहां ले जाओ, यहां से ना, ये n21 इक्वल टू n2 अपॉन n1। तो यहां से देखो n1 साइन i इक्वल टू n2 साइन r, इसको भी ध्यान में रखो, n1 साइन i इक्वल टू n2 साइन r। अब इसको याद करने के लिए देखो कैसे करना है। यहां पे n1 फर्स्ट मीडियम में एंगल i है, तो n1 साइन i, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 होगा ना, फर्स्ट मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1। तो यहां पे एंगल i है, तो n1 साइन i इक्वल टू सेकंड मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, यहां पे एंगल r है, तो n2 साइन r। इतना समझ गए, n1 साइन i इक्वल टू n2 साइन r। दूसरा तरीका इसको याद रखने का, n21 अगर लिखा हुआ है तो लाइट कहां ट्रेवल कर रही है, फर्स्ट से सेकंड में, उल्टा देखना है, फर्स्ट से सेकंड में, फर्स्ट से सेकंड में, फर्स्ट से सेकंड में, फर्स्ट से सेकंड में। n21 का मतलब 2 में लाइट गई 1 से, 2 में लाइट गई 1 से, तो ऊपर आएगा, अगर n21 लिख रहे हैं तो ऊपर आएगा वो एंगल जहां से लाइट जा रही है, जिस मीडियम से लाइट जा रही है वो एंगल, जिस मीडियम में जा रही है उसका एंगल नीचे। समझ गए, कंफ्यूज तो नहीं हो रही, ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही हैं। बस n21 को क्या लिख सकते हैं, n2 अपॉन n1। तो यहां से ये कर लिया, याद रखने के लिए ये याद कर लो या तो ये याद कर लो। ठीक हो गया, समझ गए इतना भी, ये बातें क्लियर हो गई, हटा दिया जाए इसको। अब देखो आगे बढ़ेंगे इसमें, यहां से कुछ केसेस बना लेते हैं। अब आपको बेंडिंग समझ में आ जाएगी, कैसे आएगी देखते हैं, केसेस बनाते हैं। सपोज n21 इज ग्रेटर देन 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम ये 1 से ज्यादा हो गया। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस पे डिपेंड करेगा वेवलेंथ पे, कि यहां वेवलेंथ कितनी थी, यहां वेवलेंथ कितनी हो गई। ठीक है, n21 सपोज ग्रेटर देन 1 हो गया, 1 से ज्यादा हो गया। अगर ये 1 से ज्यादा हो गया तो इसका मतलब साइन i इज ग्रेटर देन साइन r, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इफ n21 इज ग्रेटर देन 1, अगर ये 1 से ज्यादा है तो ये ज्यादा है ये कम है, अगर ये 1 से ज्यादा है तो ये ज्यादा है ये कम है, अगर ये 1 से ज्यादा है तो ये ज्यादा है ये कम है, मतलब i इज ग्रेटर देन r, i इज ग्रेटर देन r। i ज्यादा है r कम हो गया, i ज्यादा है r कम हो गया। अगर ये है देखो मीडियम, ये इंटरफेस हो गया, ये अगर ऐसे निकल जाती तो
जितना आई उतना आर, वर्टिकली अपोजिट एंगल। लेकिन यहां पे बोल रहा है अगर n2 ग्रेटर देन 1 है तो साइन आई ग्रेटर देन साइन आर, मतलब आई ग्रेटर देन आर। आई ग्रेटर देन आर का मतलब है ये रे, आई ग्रेटर देन आई ज्यादा है, आर कम हो गया, तो ये तभी पॉसिबल है जब ये ऐसे चले जाए। अगर सीधा निकल जाती तो आई इक्वल टू आर हो जाता, लेकिन ये ऐसे, मतलब हम कहेंगे रे ऑफ लाइट कहां बेंड हो गई, ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम 1 से ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा होगा, तो आई ग्रेटर देन आर होगा, मतलब रे ऑफ लाइट कहां बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ। ठीक है, लिख लेते हैं इसको। इफ n21 इज ग्रेटर देन 1, आई इज ग्रेटर देन आर, hence light bends towards the normal की तरफ बेंड हो गई। ठीक, और इस केस में हम कहेंगे मीडियम टू इज ऑप्टिकली डेंसर। ये मास डेंसिटी वाला नहीं है, ये ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो ऑप्टिकल डेंसिटी इसको कहेंगे, ऑप्टिकली डेंसर देन मीडियम 1। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसको हम ऑप्टिकली डेंसर कहते हैं। अगर n21 ग्रेटर देन 1 है तो i ग्रेटर देन r होगा, ये बेंड हो जाएगी इधर की तरफ टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, अगर n21 ग्रेटर देन 1 मतलब n2 इज ग्रेटर देन n1, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 इज ग्रेटर देन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, ये है ना। n21 ग्रेटर देन 1 का मतलब n21 क्या होता है अभी बताया मैंने, n2 अपॉन n1। अगर n21 ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब n2 इज ग्रेटर देन n1। n2 n1 क्या है, इसके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब इसमें एब्सोल्यूट में हमने दूसरा मीडियम फर्स्ट मीडियम कौन सा लेते हैं, इसमें किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट। तो n2 ग्रेटर देन n1, तो जिसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसे हम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहते हैं। तो मीडियम 2 फर्स्ट के रिस्पेक्ट में ज्यादा ऑप्टिकली डेंस है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर में ट्रेवल करती है, कहां ट्रेवल करती है, रेयरर से, रेयरर मीडियम, ये रेयरर हो गया ना इस केस में, रेयरर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है, तो वो कहां बेंड हो जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, रेयरर से डेंसर में ट्रेवल करती है, रेयरर से डेंसर में ट्रेवल करती है, तो रे ऑफ लाइट कहां बेंड हो जाती है, नॉर्मल की तरफ, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक, RDTN, ठीक है, ऐसे याद रखो। ठीक, अच्छा, केस 2, इफ n21 इज लेस देन 1, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का फर्स्ट से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1 इज लेस देन 1, अगर ये लेस देन 1 हुआ, अगर ये लेस देन 1 है तो इसका मतलब ये ज्यादा है, तो R इज ग्रेटर देन I, R इज ग्रेटर देन I। अगर n21 इज लेस देन 1 है, n21 इज लेस देन 1 है तो R इज ग्रेटर देन I, या ये लिखो I इज लेस देन R, I इज लेस देन R। अगर ये 1 से कम है तो ये ज्यादा ये कम, अगर ये 1 से कम है तो ये ज्यादा ये कम, मतलब I इज लेस देन R। और I कम हो गया, R ज्यादा हो गया, तो कहां बेंडिंग होगी, ये है इंटरफेस, ये है इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे। I कम है, R ज्यादा है, तो ये इधर, ये R ज्यादा हो गया, मतलब कहां बेंडिंग हो गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल लिखेंगे इसको। कहां बेंड होती है, लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली जाती है। ठीक, तो हम इस केस में कहेंगे, देखो मैंने बताया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसको ऑप्टिकली डेंसर कहते हैं। तो n21 इज लेस देन 1 मतलब n21 इज n2 अपॉन n1, n21 इज लेस देन 1, n21 इज लेस देन 1 मतलब n1 इज ग्रेटर देन n2। ये 1 से कम कब होगा, जब ये ज्यादा होगा, जब ये ज्यादा होगा ये कम होगा, तभी तो ये 1 से कम होगा, तो n1 इज ग्रेटर देन n2। तो इस केस में ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कौन सा हो गया, फर्स्ट मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो ऑप्टिकली डेंसर। ठीक, लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो हम कह सकते हैं मीडियम 1 इज ऑप्टिकली डेंसर देन मीडियम 2। मीडियम 1 ज्यादा डेंस है एज कंपेयर टू 2। और ये कहेंगे जब डेंसर से रेयरर में रे जाती है, डेंसर से रेयरर में रे ट्रेवल करती है, तो कहां बेंड होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये याद रखो भाई, शॉर्टकट, रेयरर से डेंसर में टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयरर में अवे फ्रॉम द नॉर्मल।
ये चक्कर याद हो गया, बस हो गया। तो डेंसर किसे कहेंगे, ये मास डेंसिटी वाला नहीं है, ये ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो वो ऑप्टिकली डेंसर उसे कहेंगे जिसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में ज्यादा है। ठीक है, अच्छा इसको भी हटा दें, यहां तक बातें क्लियर होती हैं। यस सर, ये तो क्लियर हो गई। तो ये समझ गए आप बेंडिंग कब होगी, क्लियर हो गया बेंड क्यों हो रहा है, समझ में आ गया। अगर n21 ग्रेटर देन 1 है तो स्नेल लॉ अप्लाई करो, I इज ग्रेटर देन R, मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग हो गई। ये कब होता है, जब रेयरर से डेंसर में रे ट्रेवल करती है, रेयरर से डेंसर में टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयरर में अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, इसको भी हटा दूं, अब इसको हटाया जाए, अब आगे बढ़ेंगे, अब आगे चलेंगे। देखो बहुत इजी है रिफ्रैक्शन, बस इसका समरी समझते रहिए, बाकी अपने आप आ जाएगा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ तो फिर आप इसको कभी नहीं भूलोगे। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, लाइट का बेंड हो जाना। लाइट क्यों बेंड होती है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी बदल जाती है। लाइट किधर के लिए बेंड होगी, डिपेंड करेगा भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कौन डेंसर है कौन रेयरर है। ठीक है, अब आगे चलेंगे। देखो n21 है v1 अपॉन v2, n12 क्या होगा v2 अपॉन v1। ठीक, n21 v1 अपॉन v2, n12 क्या होगा v2 अपॉन v1, n12 v1, तो हम सीधा लिख सकते हैं n21 इज इक्वल टू 1 अपॉन n12। ठीक है, इसको डायरेक्ट याद रखो, n21 इज इक्वल टू 1 अपॉन n12, इसको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं यहां पे n21, ऐसे पॉइंट बनाते रहिए इसमें, n21 इज इक्वल टू 1 अपॉन n12। refractive index of second medium with respect to first medium is reciprocal of refractive index of first medium with respect to second medium। ठीक है, अब इसमें लेटरल शिफ्ट लिखी है, लेटरल शिफ्ट में कैलकुलेशंस नहीं है, लेटरल शिफ्ट में कैलकुलेशंस नहीं है, बस समझना है क्या होता है लेटरल शिफ्ट। लेटरल मतलब अपने पैरेलल में शिफ्ट होना, अपने पैरेलल, खुद के पैरेलल में शिफ्ट होना। कैसे, हमारे पास ये स्लैब है यहां पे और ये यहां से आई इंसिडेंट रे, नॉर्मल कहां बेंड होगी, रेयर से डेंसर में जा रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल, जाना इसको यहां चाहिए था, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग हो गई, यहां चली गई। ठीक है, अब फिर से यहां से ये बाहर निकल रही है, कहां जा रही है, डेंसर से रेयरर, डेंसर से रेयरर कहां बेंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये देखा गया कि जो इंसिडेंट रे है और जो इमरजेंट, ये इमरजेंट रे है, ये इमर्ज हो रही है ना बाहर, तो ये इमरजेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे। इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, तो अगर ये स्लैब नहीं होता तो ये रे तो सीधा स्ट्रेट लाइन में जा रही थी, ये लाइट यहां जा रही थी स्ट्रेट लाइन में। स्लैब नहीं होता, बीच में मीडियम नहीं होता तो ये तो सीधा जा रही थी, लेकिन बीच में मीडियम है, ये ऐसे करके यहां निकल गई, यहां इमर्ज हो गई। अब ये देखा गया ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, जो इमरजेंट रे है और जो इंसिडेंट रे है वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, पैरेलल होती हैं, क्योंकि पैरेलल शिफ्टिंग हुई है, ये लेटरल शिफ्ट है। तो ये है हमारा, यही जो शिफ्ट हुआ है, दिस इज लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट इसको कहते हैं लेटरल शिफ्ट। एक बार फिर से, ये रे यहां जा रही थी सीधा, लेकिन बीच रास्ते में आ गया भाई मीडियम, मीडियम आ गया तो ये रे यहां से बेंड होते हुए यहां जा रही है। अब इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे एक दूसरे के पैरेलल होती है, हमने कहा भाई ये मीडियम नहीं होता तो रे यहां निकल जाती, तो इसको कहते हैं कितनी शिफ्टिंग हो गई, खुद के कितना पैरेलल शिफ्ट हुई, इसे कहते हैं लेटरल शिफ्ट, खुद के पैरेलल शिफ्ट हो जाना, खुद के पैरेलल शिफ्ट हो जाना, जहां यहां रही थी गई यहां, तो ये लेटरल शिफ्ट है। ठीक है, इसमें ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं है, कैलकुलेशंस नहीं है इसमें, सीधा समझना था आपको। ये बात भी क्लियर हो गई, समझ में आ गया ये। ठीक है, अब आगे चलें, हाँ इसमें और आगे चलें, इसमें और आगे चलें। देखो अब हमारे पास एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, यहां से एक रिलेशन आएगा बड़ा मजेदार, इसको भी हटा देते हैं। लेटरल शिफ्ट समझ गए ना, लेटरल मतलब खुद के पैरेलल शिफ्ट हो जाना, लेटरल शिफ्ट मतलब खुद के पैरेलल शिफ्टिंग। ठीक, देखो हमारे पास एक मीडियम है ऐसे, और ये है सपोज मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 3, मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 3। ठीक है, यहां से लाइट रे आती है ऐसे, इधर से ऐसे, कहां बेंड होगी, ये डेंसर मीडियम है सपोज इसके कंपैरिजन में, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल यहां। ठीक, फिर से ये डेंसर है, टुवर्ड्स द नॉर्मल यहां। अब ये रेयरर में गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे। ठीक, यहां पे सपोज एंगल आई है, ये एंगल है सपोज R1, ये एंगल है R1, यहां से थोड़ा मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, का नहीं छोटा हो गया, एंगल R1।
ठीक है, ये और ये पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, दोनों नॉर्मली तो है, पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्स हो गई, ये सीधी लाइन, ये ट्रांसवर्स हो गई, ये वाली ट्रांसवर्स है ना, ये थोड़ा ऐसे हो गया, यहाँ से ऐसे, ये वाली ट्रांसवर्स है, तो ये एंगल भी कितना होगा R1, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों नॉर्मल हैं, जो ये और ये दोनों पैरेलल हैं, ये R1 है तो ये भी R1 हो गया। ठीक, सपोज ये वाला एंगल R2 होता है तो ये वाला भी कितना हो गया R2। ठीक, अब ये और ये पैरेलल हैं, ये और ये I है तो ये भी हो गया I। नहीं समझ आया, थोड़ा सा इसको इंटरफेस डायरेक्ट बना दूं, यहां से आ रहा है और ये आ रहा है ऐसे, ये है सपोज हमारा I। ठीक, यहां से टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग होती है, यहां जा रही थी, यहां कर लो इसको, ये है सपोज R1। ठीक, अब ये नॉर्मल आ गया, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल पैरेलल है, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल पैरेलल है, तो ये वाला एंगल भी R1, ये भी R1 हो जाएगा ना, ऐसे ये भी R1 हो गया। ठीक है, अब देखो यहां से ये यहां जा रही थी टुवर्ड्स द नॉर्मल, सपोज ये एंगल है R2। ठीक, ये वाला R2। ठीक है, यहां से एक और इंटरफेस मिल गया इसको, यहां से ये और ये भी पैरेलल है तो ये वाला भी R2, और ये रे यहां से ऐसे निकल गई। अब ये और ये पैरेलल है, ये और ये भी पैरेलल है तो ये एंगल भी हो गया I। मैंने बताया ना अभी, इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल होती है, ये I तो ये भी I, बाकी आप ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं, ये I तो ये भी I। ठीक है, इतना। सपोज दिस इज मीडियम 1, मीडियम 2 और ये है मीडियम 3, वापस लाइट मीडियम 1 में आ रही है। ठीक है, इसके लिए स्नेल लॉ अप्लाई करो, इसके लिए जब फर्स्ट से सेकंड में आ रही है, फर्स्ट से सेकंड में जा रही है तो हम लिखेंगे N1 N21, फर्स्ट से सेकंड में उल्टा पढ़ना है, फर्स्ट से सेकंड में गई ना तो N21 इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R1। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां सेकंड से थर्ड में गई तो N32, सेकंड से थर्ड में उल्टा पढ़ना है, फर्स्ट से सेकंड में गई पहले, फर्स्ट से सेकंड में, ये रही फर्स्ट से सेकंड में गई तो N21, सेकंड से थर्ड में गई तो N32, 3 में आई ना N32, इट इज इक्वल टू सेकंड से थर्ड में आने के लिए ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस R1, साइन R1 अपॉन साइन R2। ठीक, फिर थर्ड से फर्स्ट में गई तो N13 लिखेंगे इसको, फर्स्ट में आई ना, थर्ड से फर्स्ट में तो N13, इट इज इक्वल टू, यहां पे R2 है पहले, साइन R2 अपॉन साइन I, यही तो होगा। एक बार फिर से फर्स्ट से सेकंड में गई N21, सेकंड में आई ना तो N21 साइन I अपॉन साइन R1, इसको मत देखो। ठीक, सेकंड से थर्ड में N32 तो साइन R1 अपॉन साइन R2, थर्ड से फर्स्ट में N13, फर्स्ट में आई ना। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास साइन R2, इसके लिए देखो, ये मत देखो आप, साइन R2 अपॉन साइन I, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिलेगा, N21 इंटू N32 इंटू N13 इक्वल टू, जब तीनों को मल्टीप्लाई करोगे साइन I इससे कैंसिल, ये R1 को कैंसिल कर लेगा, ये R1 ये R2 को, ये तीनों को मल्टीप्लाई किया ना, जैसे इनको भी करेंगे, साइन I और साइन I ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में गया, ये R1 इस R1 से चले जाएगा, ये R2 इस से चले जाएगा, इट इज इक्वल टू 1। तो अभी देखो इसको यहां ले जाओ तो ये हो जाएगा 1 अपॉन N13, इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट होगा ना वो ध्यान में रखना, 1 अपॉन N13, हम इसको लिख सकते हैं N31, तो N31 यहाँ पे N31 1 अपॉन N13 क्या होगा भाई, N31 ये आ गया ना, N13 यहाँ पे था, ये 1 अपॉन N13 रेसिप्रोकल कर लो, N31 होता है 1 अपॉन N13 इक्वल टू N31, ये मैंने बताया अभी, तो N31 इक्वल टू N32 इंटू N21, ये ध्यान में रखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम with respect to first, it is equal to refractive index of third with respect to second multiplied by refractive index of second with respect to first. Refractive index of third with respect to first, it is equal to refractive index of third with respect to second multiplied by refractive index of second with respect to first. ठीक है, और अगर करना हो तो ऐसे कर लेना, समझ में आ गया, ये एक छोटा सा रिलेशन आपके लिए। चलो इसको भी हटा दें, अब आगे बढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि बाल्टी में पानी भरा हो, आप उसको देखो ना, बाल्टी में हो किसी में भी पानी भरा हो भाई, तो उसकी सरफेस थोड़ा ऊपर हमें लगती है, थोड़ा ऊपर लगती है, हमें उसकी डेप्थ कम लगती है, डेप्थ कम अपीयर होती है। हाँ सर ऐसा तो होता है, देखा है हमने, मतलब बाल्टी में पानी भरा हो, ध्यान से देखना, तो उसकी जो सरफेस है वो थोड़ा ऊपर आई हुई लगती है, ऐसा लगता है इसकी गहराई कम है, इसको कहते हैं नॉर्मल शिफ्ट, क्योंकि शिफ्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर हुई है, ये है ना, यहां पे
यहां पे हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें वाटर है, तो इसकी सरफेस यहां ऊपर लगती है क्योंकि ये शिफ्टिंग हुई है सरफेस के परपेंडिकुलर। ये सरफेस ऊपर लगती है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर शिफ्टिंग हुई है, तो इसे कहते हैं नॉर्मल शिफ्ट। ठीक है, इसकी डेप्थ कम लगती है, तो ये तो रियल डेप्थ हो गई, लेकिन ये यहां ऊपर लगेगी तो वो हो गई अपेरेंट डेप्थ, जो अपीयर हुई है डेप्थ में। क्यों होती है देखते हैं, पहले समझ में आ जाएगा हमें रिलेशन बनाने। फिर अपेरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन है। देखो देखो देखो, सपोज दिस इज मीडियम 2, दिस इज मीडियम 1। ध्यान से देखना भाई, यहां से रे गई, ये यहां पे कोई कॉइन रखा हुआ है, कुछ भी है, इसकी सरफेस है, तो ये रे गई ऐसे, तो सीधा निकल जाएगी, सीधा निकल जाएगी ना, नॉर्मल गई है। ठीक, यहां से देखो, हम यहां से देख रहे हैं, ये हमारी आंख हो गई, हम यहां से देख रहे हैं, तो एक रे ये आ रही है, बहुत इसके पास है। हम आई तो बहुत छोटी होती है ना, आई तो इतनी होती है, तो ये रे इसके काफी नियर है इस वाली के, जो सीधा निकल रही है अलोंग द नॉर्मल। अलोंग द नॉर्मल जो चलती है वो तो सीधा निकल जाएगी। अब ये चल रही है ऐसे, यहां से ऐसे, ये बहुत पास है, मैंने तो फिर भी दूर बनाई, लेकिन आप ये समझिए काफी पास है। ठीक, ये इसके बहुत पास है, ये वाली रे जो मैं लेके जा रहा हूं इसके बहुत नियर है, क्योंकि आई छोटी होती है तो रे काफी नियर आती है। ठीक है, अब देखो ये रे कहां जा रही है, डेंसर से रेयरर में। ये डेंसर मीडियम हो गई ना, वाटर एयर में जा रही है, एयर में जा रही है, तो वाटर से एयर में, डेंसर से रेयरर मीडियम में कहां बेंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये हमारा नॉर्मल हो गया इस सरफेस के परपेंडिकुलर, और ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग हो गई ऐसे। जाना इसको यहां चाहिए था सीधा, ये थोड़ा स्ट्रेट नहीं बनी, इसको थोड़ा स्ट्रेट बना लेते हैं। ये नॉर्मल हो गई, ये आ गई रे ऐसे। ठीक है, ये कहाँ चले गई, ये ऐसे चले गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यहां से इधर निकल गई। ठीक, हमने यहां से देखा, अब आई को तो बेंड करना आता नहीं है, वो बैक ट्रेस करती है, उसने इन दोनों रेज को मिलाया, ये यहां से आती हुई लग रही है, यहां से इन दोनों को उसने पीछे बैक ट्रेस किया ना आई ने, तो ये यहां पे, मतलब इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पे बन रही है, इसने बैक ट्रेस कर दिया, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां, मतलब ये सरफेस ऊपर दिखाई दी, क्योंकि ये शिफ्टिंग सरफेस के नॉर्मल हुई है, तो इसको कहते हैं नॉर्मल शिफ्टिंग। क्या बोलते हैं, नॉर्मल शिफ्टिंग। मतलब इसकी रियल डेप्थ तो ये है, इसकी रियल डेप्थ तो ये है, ये रियल डेप्थ है, रियल डेप्थ, ये इसकी रियल डेप्थ है, लेकिन डेप्थ इतनी ही अपीयर हुई, ये सरफेस यहां नजर आई, दिस इज अपेरेंट डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ। ठीक, सपोज रियल डेप्थ है S2, हमें रिलेशन बनाना है, और अपेरेंट डेप्थ है H1। रियल डेप्थ S2, रियल रियलिटी में जो सही में है इतनी तो डेप्थ है इसकी, लेकिन ये यहां नजर आई ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ये यहां नजर आया, ये पॉइंट यहां नजर आया, मतलब सरफेस थोड़ा ऊपर नजर आई, इसको कहते हैं अपेरेंट डेप्थ। भाई डेप्थ इतनी नजर आई है तो रियलिटी में इतनी, लेकिन डेप्थ इतनी ही नजर आई। अब देखो एक बार फिर से यहाँ पे क्या हुआ, ये रे तो सीधे निकल गई, तो नॉर्मल जा रही थी, ये जा रही थी डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंडिंग हो गई, आई को बेंड करना आता नहीं, उसने बैक ट्रेस कर दिया, दोनों को यहाँ पे मिलाया, जहां पे दोनों रेज मिली वो ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे नजर आई। ठीक, यहाँ पे हो गया। अब इसको थोड़ा जूम करता हूं मैं इसको अलग से, हमें रिलेशन बनाना है, रियल डेप्थ अपेरेंट डेप्थ में क्या है, रियल डेप्थ क्या है जो रियलिटी में उसकी डेप्थ है, और अपेरेंट डेप्थ क्या है जो डेप्थ हमें अपीयर हुई है। अब हमें रिलेशन बनाना, रिलेशन बनाएंगे, रिलेशन बनाएंगे, रिलेशन बनाएंगे, यहां पे बनाएंगे। देखो इस पार्ट को जूम कर लेते हैं, तो ये तो सीधा निकल गई। ठीक, ये वाली ऐसे, और ये हो गई इंटरफेस, ये हो गई नॉर्मल, और ये यहां से इधर निकल गई, ये यहां से कहीं आती हुई लग रही है। ठीक, ध्यान देना ये रे बहुत पास है, इनको कहते हैं पैराक्सियल रेस। क्या कहते हैं, पैराक्सियल रेस, पैराक्सियल, क्योंकि आई बहुत छोटी हम लेंगे, दोनों लगभग पैरेलल हैं, ये और ये लगभग पैरेलल, बहुत पास पास है, बहुत क्लोज है, पैराक्सियल रेस हम ले रहे हैं। ठीक है, यहां से ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ जो बन रहा है, दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आई, ये एंगल आई है, ये और ये एक दूसरे के पैरेलल हो गए, क्योंकि ये भी अलोंग द नॉर्मल चल रही है, ये भी नॉर्मल है, तो ये एंगल भी हो गया आई। ठीक, दिस इज पॉइंट O, दिस इज पॉइंट I, दिस इज सपोज A, ये वाला A, एंड दिस इज सपोज B। मैंने अलग अलग बनाए हैं हाँ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये R, तो ये देखिए यहां देख, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, ये वाला जो एंगल है ये भी हो गया R। क्यों सर, ये R क्यों होगा, देखो देखो देखो, ये R क्यों होगा, ये और ये पैरेलल है, ये देखिए ये लाइन, इसको मैंने ऐसे ट्रेस किया ना, ये स्ट्रेट लाइन हो गई ऐसे। ठीक, तो ये वाला I है, ये वाला R है, तो ये I है और ये भी R है। ठीक है, यार ये तो हो जाएगा, ये देखिए ये और ये पैरेलल, ये लाइन आ रही है, तो ये R तो ये भी R। ठीक, ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये R ये भी R, ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक है ठीक है, अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये
सेकेंड मीडियम, ये फर्स्ट मीडियम। ध्यान देना यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे रे ऑफ लाइट कहां जा रही है, ये जा रही है सेकंड से फर्स्ट में, सेकंड से फर्स्ट में। तो एन क्या लिखेंगे, सेकंड से जा रही है फर्स्ट में, सेकंड से जा रही है फर्स्ट में, तो N12 फर्स्ट में जा रही है, N1 लिखना है, N21 मत कर देना, N21 लिखेंगे तो फर्स्ट से सेकंड में जा रही है, सेकंड से फर्स्ट में जा रही है, तो N12 सेकंड से फर्स्ट में, उल्टा पढ़ना है मैंने बताया, N12 मतलब सेकंड से फर्स्ट में जा रही है, इट इज इक्वल टू साइन, सेकंड के साथ कौन सा एंगल है, आई, साइन आई अपॉन साइन आर, सेकंड के साथ कौन सा एंगल है, आई, ठीक है। N12 मतलब सेकंड से फर्स्ट में जा रही है, सेकंड के साथ जो एंगल है वो ऊपर लिखना है, जहां से जा रही है वो एंगल ऊपर लिखना है, साइन आई अपॉन साइन आर। अच्छा अब आगे देखें, साइन आई किसके इक्वल है, ये 90 डिग्री हो गया। इस ट्रायंगल को देखो, साइन थीटा इक्वल टू देखो एनसीईआरटी में इसका आपको कैलकुलेशन नहीं है इससे रिलेटेड, बस नॉर्मल शिफ्टिंग बताई गई है कि भाई आपको सरफेस ऊपर दिखती है, बाल्टी में पानी डाल दो सरफेस ऊपर दिखती है, बस इतना बताया गया, कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला करा रहा हूं, ठीक है। साइन आई इस ट्रायंगल में साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ए बी, साइन आई दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये इस ट्रायंगल में देख रहे हैं ना, इस ट्रायंगल में देख रहे हैं, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये 90 है, इसके सामने वाला हाइपोटेनस ये ओ बी, ए बी अपॉन ओ बी, साइन आर किसके इक्वल होगा, साइन आर, इस ट्राइंगल को देखो, ये छोटा वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल देखो, दिस इज साइन आर परपेंडिकुलर ए बी अपॉन हाइपोटेनियस, इसके सामने वाला आई बी हाइपोटेनियस है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज ए बी अपॉन हाइपोटेनियस, इसके ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस जो कि है आई बी, ठीक, ए बी से ए बी गया, N12 इक्वल टू आई बी अपॉन ओ बी, ठीक है, आई बी अपॉन ओ बी। अब देखिए मैंने पहले बताया ये पैराएक्सियल रेज हैं, बहुत पास हैं, बहुत क्लोज हैं, ये और ये जो दूसरी रे ये बहुत क्लोज हैं, तो आई बी लगभग ए आई के इक्वल हो गया, ये बहुत क्लोज है, ये यहां पे है, यहां पे, तो आई बी लगभग ए आई के इक्वल हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट आई बी को ए आई, ये बहुत पास है ना, पैराएक्सियल रेज है, तो आई बी को ए आई अपॉन ओ बी को ओ ए, ठीक। N12 आ गया हमारा ए आई अपॉन ओ ए, हम जानते हैं N12 इज रेसिप्रोकल ऑफ N21, तो N21 को क्या लिख सकते हैं हम, N21 को लिख सकते हैं N21 इज इक्वल टू 1 अपॉन N12, इसका रेसिप्रोकल कर दो, ओ ए अपॉन ए आई, ठीक। ओ ए क्या है, ओ ए रियल डेप्थ जिसको मैं S2 बोल रहा हूं, अपॉन ए आई क्या है, अपरेंट डेप्थ जिसको मैं H1 बोल रहा हूं, तो हम लिख सकते हैं कि N21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, ठीक, समझ गए, ये है बात, आ गया समझ में। एक बार फिर से नॉर्मल शिफ्ट क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर शिफ्ट होना, सरफेस हमें ऊपर नजर आती है, कोई कॉइन रख दो बाल्टी के सबसे नीचे और देखो ऊपर से तो वो आपको थोड़ा ऊपर नजर आएगा, ठीक है। रियल डेप्थ तो ये है, अपरेंट डेप्थ जो अपीयर हुई है वो ये है, रिलेशन क्या मिला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, ठीक हो गया। तो हमने कैसे इसका रिलेशन निकाला, हमने कहा भाई ये पैराएक्सियल रेज ये बहुत पास है इसके, तो हमने N12 निकाल लिया, क्योंकि रे जा रही थी सेकंड से वन में, तो N12 इक्वल टू साइन आई, इसमें एंगल है आई अपॉन साइन आर, साइन आई परपेंडिकुलर, ये आई तो ये भी आई, ये आर तो ये भी आर, साइन आई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ओ बी, साइन आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ओ बी, ए बी से ए बी गया आई बी अपॉन ओ बी, पैराएक्सियल रेज बहुत पास है, तो आई बी लगभग ए आई के इक्वल और ओ बी लगभग ओ ए के इक्वल, तो ए आई अपॉन ओ ए, N12 इक्वल टू 1 अपॉन N21, तो N21 इक्वल टू ओ ए अपॉन ए आई, ओ ए is real depth, S2 upon AI is apparent depth, H1 तो real depth upon apparent depth, ठीक। एनसीईआरटी में इसकी कैलकुलेशंस नहीं है लेकिन मैंने करवा दी, समझ में आ गया, ये बात क्लियर हुई, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ेंगे, एक और चीज यहां पे समझ लो, जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी भी मीडियम का क्या था, C अपॉन V1, C तो हमेशा 3 × 10⁸ होगा, दूसरे मीडियम पे जाने पे लाइट की वेलोसिटी C से कम होती है, V1 इज ऑलवेज लेस देन C, ये लाइट की स्पीड होगी वो C से कम ही होगी ना किसी भी मीडियम पे जाने पे, तो V1 इज लेस देन C, तो N1 हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 1,
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 किसका होता है? वैक्यूम का। किसका होता है? वैक्यूम का। बाकी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूं, एब्सोल्यूट मतलब जब हमने रिलेटिव कौन सा लिया है? फ्री स्पेस। रिस्पेक्ट कौन सा देख रहे हैं? फ्री स्पेस। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाकी मीडियम का ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी लाइट की स्पीड से जो वैक्यूम में है उससे कम होगी। ये कम होगी, ये ज्यादा होगी, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1 फॉर एनी मीडियम। ठीक है, 1 से ज्यादा ही होगा। 1 किसका होगा? एब्सोल्यूट की बात कर रहा हूं। 1 किसका होगा? 1 होगा फ्री स्पेस का। बाकी मीडियम का 1 से ज्यादा होगा। एयर का भी 1.0003 के ऐसे करीब है। ठीक, चलो ये भी आगे बढ़ी। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से कुछ इंटरेस्टिंग फिनोमिनन हमको देखने को मिलते हैं, उनको समझते हैं। एक एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिया है उसको भी समझते हैं। देखो, आपने देखा होगा भाई, जो सन होता है वो 2 मिनट पहले अपीयर होता है, आपको आता हुआ, मतलब दिखता है कि आ गया, लेकिन आया नहीं है वो सच में। आपको सन 2 मिनट पहले दिख जाता है, ऐसा क्यों? या ये कहें कि सनसेट के 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है। सनराइज से 2 मिनट पहले दिख जाता है और सनसेट के 2 मिनट बाद तक वो दिखता रहता है, ऐसा क्यों सर? ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। कैसे? समझो, ये हमारे पास अर्थ है और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर, अर्थ का एटमॉस्फेयर, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। ठीक, ये हॉराइजन है, जब सन इससे ऊपर आएगा तभी दिखेगा। ये सन है, देखो रियलिटी में अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, लेकिन मैं वो ले रहा हूं जो आपको दिखता है। दिखता क्या है आपको? कि सन ऊपर आ रहा है ऐसे। तो सन कब दिखेगा? जब वो हॉराइजन से ऊपर आ जाएगा। एक लाइन है, जब ये इससे ऊपर आ जाएगा तब आपको सन दिखाई देगा। अब सन अभी नीचे, अभी नहीं दिखाई दिया, अभी सन नीचे है। हॉराइजन जो आपका हॉराइजन है वहां से नीचे है, तो सन अभी नीचे है। ठीक, अब क्या होगा? सनरेज ऐसे आ रही हैं, सनरेज ऐसे एंटर करती हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में। अर्थ का एटमॉस्फेयर वैक्यूम, यहां तो वैक्यूम है ना, अर्थ का एटमॉस्फेयर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में डेंसर है, तो ये बेंड होगी कहां? ये नॉर्मल ड्रॉ करो, अर्थ का एटमॉस्फेयर ऐसे स्फेरिकल ले लो और नॉर्मल ड्रॉ करो फ्रॉम द सेंटर। ये नॉर्मल हो गई, ये नॉर्मल हो गई, ये क्या हो गई? नॉर्मल। सेंटर से ड्रॉ किया, स्फीयर के सेंटर से, ये स्फेरिकल होगी ना, स्फीयर के सेंटर से ऐसे लाइन ड्रॉ की, ये नॉर्मल हो गया। ये रे ऑफ लाइट आ रही है, ये सनलाइट आ रही है, लाइट आ रही है वैक्यूम से अर्थ के एटमॉस्फेयर में, मतलब रेयरर से डेंसर में, तो कहां बेंड होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। जाना इसको यहां चाहिए था, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग हो जाएगी ऐसे। अब जब ये नीचे के लिए आएगी, ऐसे यहां बेंड हो रही है, तो नीचे की तरफ हम जैसे जैसे आते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, डेंसिटी बढ़ती जाती है, ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ती जाती है, तो रेयरर से डेंसर बेंडिंग होती रहेगी, होती रहेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहां पहुंच गई, यहां पे हम है, तो हमें अब आइज को बेंड करना तो आता नहीं, आइज इसको बैक ट्रेस करेगी, बैक ट्रेस। ये बेंड हो गई ना, ये देखो ऐसे आ रही थी, सीधा जाना था इसने, लेकिन ये रेयर से डेंसर में आ रही है, वैक्यूम से अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो बेंड हो गई, क्योंकि जैसे जैसे नीचे की तरफ आते हैं, एटमॉस्फेयर से नीचे की तरफ, अर्थ की सरफेस की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ती जाती है, घूम गई, तो हमको लगता है कि भाई सन यहाँ ऊपर कहीं है, लेकिन रियलिटी में हॉराइजन से नीचे है। तो हमें सन 2 मिनट पहले दिखता है सनराइज के, जो एक्चुअल सनराइज है उससे 2 मिनट पहले है यहाँ सन। बेंडिंग, समझ रहे? तो आइज को तो बेंड करना आता नहीं, बैक ट्रेस करेगी, ये सीधा सीधा ये, तो आइज हमें लगेगा कि सन ऊपर है, जबकि वो हॉराइजन से नीचे है एक्चुअली। तो सन हमें सनराइज से 2 मिनट पहले नजर आता है। सनसेट में भी यही होगा, रियलिटी में सन नीचे चले जाएगा, लेकिन बेंडिंग ऐसे ऐसे हमें सन लगेगा ऊपर ही है, तो 2 मिनट पहले दिख जाता है सनराइज से, और सनसेट के 2 मिनट बाद तक वो दिखता रहता है। समझ में आ गया? एक बार फिर से फाइनल टच ले लेते हैं। यहां से जो लाइट आ रही है वो आ रही है वैक्यूम से अर्थ के एटमॉस्फेयर में, मतलब रेयर से डेंसर में, तो बेंडिंग होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। कैसे देखना है? नॉर्मल देखना है, ये यहां से स्फीयर है ना, तो नॉर्मल कहां से बनेगा? सेंटर से। अब नीचे की तरफ जैसे जैसे आते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ती जाती है, रेयर से डेंसर, बेंडिंग होती जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जब हम देखेंगे तो हमको लगेगा भाई सन रेज, आइज को बेंड करना नहीं आता, बैक ट्रेस करेगी, तो सन लगेगा यहाँ ऊपर है, एक्चुअली में वो नीचे है। तो सनराइज से 2 मिनट पहले सन दिख जाता है, सनसेट के 2 मिनट बाद तक वो दिखता रहता है। ठीक, इसके अलावा अगर बात करें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की, तो इसकी वजह से देखा होगा आपने, पानी में कुछ ऑब्जेक्ट डाल दो तो वो थोड़ा ऐसा लगता है कि भाई टूटा हुआ है, मुड़ा हुआ है ना, पेंसिल डाल दो तो वो मुड़ा हुआ है, ऐसे छोटे में देखा होगा आपने। इसके अलावा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स टिंकल कर दो, टिंकल लिटिल स्टार, है ना, तो वो क्यों? क्योंकि जब हम स्टार को देख रहे हैं तो बहुत दूर है, बहुत दूर से लाइट आ रही है, पॉइंट सोर्स है,
ठीक है। अब जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है या जो एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलता रहता है, क्योंकि अर्थ एयर मूव करती रहती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलता है तो जो अर्थ से सन की जो स्टार की पोजीशन है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल रहा है तो स्टार की जो अपरेंट पोजीशन है वो बदलती हुई लगती है, कभी इधर कभी इधर, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल रहा है तो पोजीशन बदलती हुई लगती है, तो ब्राइटनेस चेंज होगी, ब्राइटनेस चेंज होगी तो वो ट्विंकल करता हुआ लगता है। ब्राइटनेस कम हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, ब्राइटनेस चेंज हो रही है। ब्राइटनेस क्यों चेंज हो रही है? ब्राइटनेस क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि इसके अपरेंट पोजीशन बदलती हुई लग रही है। बदलती हुई क्यों लग रही है? क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलता है, टाइम के साथ चेंज होता है, थोड़ा वेरिएशन उसमें आता रहता है, क्योंकि ब्राइटनेस बदल रही है तो वो ट्विंकल करता हुआ लग रहा है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में इतना ही। थैंक यू।